हेलो एवरीवन, ईएफई एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। पीटीआई स्पेशल हमारा बैच चल रहा है, जिसमें कि देखिए एक जो सिस्टम था हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हमारी सीरीज चल रही है, जिसके अंदर एक जो हमारा सिस्टम था यानी कि अपना कंकाल तंत्र, वो हम अपने पिछले 3 वीडियोज़ में ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो पहले जाके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तीनों वीडियोज़ का। और देखिए इस वीडियो में आगे बात करेंगे यानी कि अपना नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे जो कि अपने सिलेबस का पार्ट है, यानी कि अपना सेल कोशिका। इस वीडियो में हम सेल के ऊपर बात करेंगे यानी कि आपकी कोशिका के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है या इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है अपना कोशिका यानी कि आपका सेल। अब देखिए कोशिका होती क्या है। जहां से कोशिका होती है जहां से एक इंसान के शरीर की जिंदगी शुरू होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या जीवन की सबसे छोटी इकाई, जहां से किसी भी मनुष्य की या किसी भी जीव जंतु की लाइफ शुरू होती है। देखिए जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं आप? ईंटें एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ईंटें क्या करते हैं आप? रखते जाते हैं और आपका घर बन जाता है। ईंटों को जोड़ते जाते हैं ना, जब आप घर बनाते हैं तो क्या करते हैं? ईंटों को जोड़ते हैं। बस इसी तरह से कुछ आपका काम जो है वो सेल करती है आपके शरीर के अंदर। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, जब मैंने आपको कंकाल तंत्र कराया था, कि जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ जुड़ती हैं तो वो एक ऊतक बनाती हैं यानी कि टिश्यू बनाती हैं। फिर जब बहुत सारे टिश्यूज एक साथ जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं? आपका एक ऑर्गन बनाते हैं यानी कि आपके शरीर का एक अंग। और जब एक से ज़्यादा अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाते हैं। तो आज हम कोशिका के ऊपर बात कर रहे हैं। कोशिका क्या होती है? आपके जीवन की सबसे छोटी इकाई यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जहां से लाइफ शुरू होती है। ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे फोटो लगाया हुआ है घर का। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए जो अपनी कोशिका थी, इसकी खोज जिसने की थी उसका नाम था क्या? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने तो डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी? सेल को डिस्कवर करने वाले का नाम था रॉबर्ट हुक। यहाँ पे आप उसकी फोटो देख सकते हो रॉबर्ट हुक की। उन्होंने 1665 में क्या किया था? कोशिका की खोज की थी। 1665 में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। अब देखिए ये क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाता है आपसे कि कोशिका की खोज किसने करी थी या डिस्कवरी ऑफ सेल किसने करी थी? तो वो की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने पेड़ की एक छाल ली। ये देखिए आप फोटो में देख सकते हो यहाँ पे, पेड़ की एक छाल ली। जब उस छाल को उन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा, जब उस छाल को उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा तो उनको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ऐसे डब्बे से बने दिखाई दिए उनको, ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। और इसको उन्होंने, इन एक डब्बे को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? सेल। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या करी? एक पेड़ की छाल ली। उस छाल को जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा तो उनको कुछ ऐसे डब्बे से बनाई दिए यानी कि कंपार्टमेंट से बनाई दिए, कमरे से। उनको उन्होंने नाम दे दिया क्या? सेल। तो आपकी सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? आपके रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में करी थी। कैसे मिला था उनको? उन्होंने पेड़ की एक छाल ली थी। जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में उसको रख के देखा तो उनको कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसको क्या नाम दे दिया उन्होंने? आपका सेल यानी कि आपका कोशिका। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए आपकी जो सेल्स होती है ना, वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, यानी कि उनकी शेप जरूरी नहीं है कि राउंड ही हो, कोई भी शेप की हो सकती है। जैसे देखिए आपकी शेप सर्कुलर भी हो सकती है, स्क्वायर में भी हो सकती है, रेक्टेंगल में भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अलग जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, अपने काम के हिसाब से अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। उनकी शेप जो होती है वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। ये डिफरेंट शेप्स होती हैं। डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स, यानी कि अलग अलग कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, अलग अलग शेप हो सकती है। उसके बाद में आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ सेल। देखिए सेल अपनी कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, यानी कि आपकी जो कोशिका है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। 2 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं मानव शरीर के अंदर। एक होती है आपकी यूकैरियोटिक, एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक। अब इनके अंदर देखिए जो मेन डिफरेंस है ना दोनों के अंदर, वो सिर्फ इतना ही है कि इसके अंदर जो आपका न्यूक्लियस है यानी कि आपका केंद्रक, वो प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? आपका केंद्रक होता है। और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है? आपका केंद्रक
नहीं होता, यानी कि आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। सेल के दो टाइप्स होते हैं, एक को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक, एक को बोलते हैं हम क्या, प्रोकैरियोटिक। अब इनमें अंतर क्या है दोनों में? यूकैरियोटिक जो होता है इसके अंदर आपका न्यूक्लियस होता है, यानी कि आपका जो केंद्रक है वो होता है, और प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि आपका जो केंद्रक है वो होता ही नहीं है प्रोकैरियोटिक के अंदर। ये थे आपके दो टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए सेल को खोल के पढ़ते हैं अंदर से, इसके अलग अलग हिस्से का क्या नाम होता है और उनका क्या क्या काम होता है। तो चलिए, ये आपको दिख रहा होगा आपके सेल का डायग्राम, अगर आप देखोगे तो ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। एनिमल सेल को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ऐसी दिखती है, या कुछ ऐसा डायग्राम होता है उसका। अब इसके अलग अलग हिस्से का अलग अलग क्या क्या काम है और कैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर, अगर पूछे जाते हैं तो उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है आपका ये जो बीच वाला पार्ट है, ये जो बीच वाला हिस्सा आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, ये वाला, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखिए ये जो आपको बीच वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, इस वाले हिस्से को बोलते हैं अपना न्यूक्लियस, यानी कि आपका केंद्रक। इस वाले हिस्से को हम नाम देते हैं क्या, न्यूक्लियस, यानी कि आपका केंद्रक। अब इस केंद्रक का काम क्या होता है? केंद्रक जो है वो आपकी जो कोशिका है उसका जितना भी कंट्रोल है वो कौन करेगा, आपका केंद्रक करेगा। देखिए आपकी बॉडी का जो आपका जो शरीर है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका दिमाग। इसी प्रकार क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो सेम काम करेगा। आपका दिमाग जैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है ना आपकी, वैसे ही सेल को कौन कंट्रोल करता है, सेल को आपका न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, यानी कि आपका केंद्रक जो है वो इसको कंट्रोल करता है। सेल को क्या चीज आनी है अंदर, क्या चीज बाहर जानी है, सारी चीजें जितनी भी होती हैं, यानी कि इसीलिए इसको केंद्र को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल। यानी कि सेल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका न्यूक्लियस करता है, यानी कि आपका केंद्रक जो है वो क्या करता है, सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आप शरीर को आपका दिमाग कंट्रोल करता है ना, वैसे ही क्या करते हैं, सेल को कौन कंट्रोल करता है, आपका न्यूक्लियस, यानी कि आपका केंद्रक। चलिए अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, राइबोसोम्स और आपका क्रोमोसोम। उसी के अंदर क्या होता है, आपका डीएनए। डीएनए डीएनए अभी यहां पे याद भी नहीं रखोगे तो कोई बात नहीं, बाद में मैं करवा दूंगा। डीएनए यानी कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, आपने कभी सुना होगा डीएनए टेस्ट करना है या वो करना है, ठीक है। अब इसके अंदर जो इसके अंदर होते हैं राइबोसोम्स, इसके अंदर से राइबोसोम्स आके निकल के कहां पे अटैच हो जाते हैं, आपके इसके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो पहले तो बात कर लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता क्या है। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ना आपका, वो क्या होता है, वो आपका दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि खुरदरा, और एक होता है आपका चिकना। दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होते हैं, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब देखिए इसको रफ क्यों बोला जाता है या खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्यों बोला जाता है एक को, तो मैंने क्या बोला, यहां पे क्या होता है, यहीं से आपके राइबोसोम्स निकलते हैं और वो राइबोसोम्स आके क्या हो जाते हैं, इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, यहां से निकल के इसके ऊपर आके चिपक जाते हैं। ये देखिए आप इसको डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपको टिकियां सी दिख रही होंगी यहां पे, ये सारे क्या हैं, आपके राइबोसोम्स हैं। यहां से निकल के राइबोसोम्स इसके ऊपर क्या हो जाते हैं, आके चिपक जाते हैं। अगर चिपक जाते हैं ना तो उसको बोला जाता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि आपका खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और जिसके ऊपर आके ये राइबोसोम्स नहीं चिपकते उसको बोला जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। उसके बाद क्या होता है, अब दूसरी बात मैंने क्या बताया, राइबोसोम्स। अब इन राइबोसोम्स का काम क्या होता है, ये देखिए यहां पे मार्क कर रखा है राइबोसोम्स। मैंने अभी बताया कि इससे राइबोसोम्स निकलते हैं, राइबोसोम्स निकलने के बाद क्या हो जाते हैं, इस एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर आके चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं, जिसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक के ऊपर आके आपके राइबोसोम चिपक जाते हैं उसको हम रफ बोल देते हैं, और जिसके ऊपर आके ये नहीं चिपकते उसको हम क्या बोल देते हैं, स्मूथ, यानी कि आपका चिकना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोल देते हैं। अब देखिए इन राइबोसोम्स का काम क्या है। राइबोसोम्स का काम होता है आपका सेल के अंदर प्रोटीन बनाना। क्या बनाना,
प्रोटीन बनाना। आपकी सेल के अंदर प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है, एक न्यूट्रिएंट होता है। ठीक है, सीधी सी बात, इतनी सी बात आप सभी को पता होगी, आशा करता हूं मैं ऐसी। ठीक है, तो क्या होता है? प्रोटीन बनाता है। अब ये राइबोसोम जब प्रोटीन बना दिया ना, तो ये जब प्रोटीन बनने के बाद किसके पास भेज दिए जाते हैं? आपकी गोल्गी बॉडीज के साथ। सपोज करो यहाँ पे दिख रहा है ये मार्किंग में, ये आपका राइबोसोम है, तो इसने बना दिया ना, राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया ना, तो राइबोसोम क्या करता है? फिर उसको आपकी गोल्गी बॉडीज के पास, यानी कि आपके गोल्जी काय के पास क्या करता है? भेज देता है। अब इस गोल्जी काय का काम क्या है? गोल्जी काय क्या करेगा? अब राइबोसोम ने क्या करा? प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बना के कहां भेज दिया? आपका गोल्जी काय में। अब गोल्जी काय का काम क्या है? गोल्जी काय का काम होता है पैकिंग का। जैसे एक कोरियर वाला पैक करता है ना, वैसे ही ये क्या करेगा? प्रोटीन को पैक कर देगा। ठीक है, यहां से राइबोसोम थे, राइबोसोम आए, राइबोसोम ने क्या करा? प्रोटीन बनाया, प्रोटीन बनाने के बाद राइबोसोम ने उनको कहां भेज दिया? आपका गोल्जी काय में, गोल्जी बॉडीज में भेज दिया। अब गोल्जी बॉडीज का काम क्या है? गोल्जी बॉडीज का काम है कि जो प्रोटीन आया है ऊपर से, उसको पैक करने का काम और ट्रांसपोर्ट करने का काम। पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? आपका गोल्जी काय, यानी कि आपका गोल्जी बॉडीज। अब यहां से ये पैक हो जाते हैं, आपके जो प्रोटीन यहां से आते हैं ये क्या हो जाते हैं? गोल्जी काय में आके पैकिंग हो जाती है इनकी, और फिर वहां पहुंचा दी जाती है आपकी सेल में जहां जरूरत होती है। बस इतना सा काम कौन करता है? आपका गोल्जी काय। उसके बाद में एक आता है, अब सीधी सी बात है, सेल के अंदर कुछ ऐसा भी होगा जो डाइजेशन का काम कर रहा होगा। किसका काम कर रहा होगा? डाइजेशन का काम। अब ये डाइजेशन का काम क्या कौन करता है? आपका डाइजेशन का काम करता है आपका लाइसोसोम्स, यानी कि सेल के अंदर जो पाचन क्रिया होती है उसको कौन अंजाम देता है? आपका लाइसोसोम। तो इसका क्या काम होता है लाइसोसोम का? आपका डाइजेशन का। आपकी सेल में पाचन क्रिया को कौन करता है? आपका लाइसोसोम्स। अब इन लाइसोसोम्स के अंदर एक खास बात और होती है जो मैं आपको बता देता हूं। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, यानी कि आत्महत्या वाले। अब इनको आत्महत्या वाले क्यों बोला जाता है या सुसाइडल बैग्स क्यों बोला जाता है लाइसोसोम्स को? देखिए, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको कि मानव शरीर में सुसाइडल बैग्स किनको कहा जाता है। ठीक है, तो वो किनको कहा जाता है? लाइसोसोम्स को कहा जाता है। अब इनको क्यों कहा जाता है सुसाइडल बैग्स? देखिए ये क्या होते हैं, इसके अंदर मैंने क्या बताया, इसका काम क्या है लाइसोसोम का? डाइजेशन, यानी कि आपके पाचन क्रिया करना है सेल के अंदर। लेकिन इसके अंदर पाचन क्रिया को अंजाम देने के लिए क्या होता है? इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और जब वो एंजाइम्स इससे बाहर आ जाते हैं ना, जब वो एंजाइम्स इससे बाहर आ जाते हैं, अगर वो बाहर आ जाते हैं तो क्या करते हैं? खुद की ही सेल को, यानी कि खुद की कोशिका के जितने भी हिस्से हैं ना, उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो उनको खाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाता है? लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स, यानी कि आत्महत्या वाली चीज भी बोला जाता है इनको सेल के अंदर। तो आपकी पाचन क्रिया का काम कौन करता है आपकी सेल के अंदर? वो करते हैं आपके लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इधर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आपके सेल की आउटर कवरिंग, यानी कि ये देखो, ये जो बाहर की कवरिंग होती है ना, बाहर वाली, इसको क्या बोला जाता है? अपना सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम आप मान लो कि चौकीदार का है। जैसे एक चौकीदार काम करता है ना, वैसे ही आपकी सेल मेम्ब्रेन काम करती है। ये एक सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन होती है, जिसका काम क्या होता है? यानी कि जिन चीजों की सेल को जरूरत है ना, उन्हीं को क्या करती है? ये सेल के अंदर आने देती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐरी गैरी नथु चीज सेल के अंदर आ जाए। उसको बचाने का काम कौन करता है? आपका सेल मेम्ब्रेन, या कि आपकी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली का काम क्या है? कोशिका झिल्ली का काम यह है कि जिन चीजों की सेल को जरूरत है उन्हीं चीजों को वो अंदर आने देती है, और जिन चीजों को सेल से बाहर जाने की जरूरत है उन्हीं चीजों को सेल से वो बाहर जाने देती है। ये काम किसका है? आपका कोशिका झिल्ली का। यानी कि जैसे एक चौकीदार काम करता है ना, वैसे ही आपकी कोशिका के अंदर कौन काम करता है? सेम आपका कोशिका झिल्ली, यानी कि आपका सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए इसको सिलेक्टिवली प्रीमेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अंदर आ जाए सेल के अंदर। जिनकी जरूरत होगी ना जिस चीज की सेल को, वही चीज अंदर आ सकती है, और जिस चीज को बाहर जाने की जरूरत होगी वही चीज बाहर जा सकती है। बस ये काम कौन करता है? आपका कोशिका झिल्ली, यानी कि आपका सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में आता है आपका साइटोप्लाज्म, यानी कि आपका कोशिका द्रव्य। अब इसका काम क्या है? देखिए, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, यहां पे आपको ये ब्लू कलर में दिख रहा है, ये क्या होता है? एक जेल के जैसा होता है।
जेल के जैसा होता है। जेल देखिए ना आपने सभी ने, बालों में भी लगाते हो यार आजकल तो आप, ठीक है। तो वो जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है और ये पूरी सेल के अंदर होता है, पूरी कोशिका के अंदर होता है। ये आपको नीला हिस्सा जितना भी दिख रहा है ना, ये सारा आपका कोशिका द्रव्य है। ये पूरी सेल के अंदर, पूरी कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। तो इसी के अंदर से आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं सारे डिफरेंट चीजें, ठीक है। ये क्या है आपका कोशिका द्रव्य, यानी कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये पूरी आपकी कोशिका के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद में होते हैं अपने वैक्यूल्स। अब जायज की बात है, इतनी चीजें हो रही हैं आपकी सेल के अंदर, इसको आप देखोगे कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, मैं बना देता हूँ यहाँ पे, कुछ ऐसा सा दिखेगा आपको, यानी कि जिनको बोला जाता है क्या, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आपको कुछ ऐसे से दिखेंगे। अब देखिए सेल के अंदर क्या हो रहा था, इतना सारा काम हो रहा था। एक सेल के अंदर आपकी जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है ना, उसके अंदर इतना सारा कुछ काम होता है। उसके अंदर एक आपका न्यूक्लियस है जो कि केंद्रक है, जो कि क्या कर रहा है, उसको पूरी को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद में मैंने बताया कि एक एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर मैंने क्या बताया, यहाँ से राइबोसोम्स निकल जाते हैं। राइबोसोम्स अगर निकल के इसके ऊपर चिपक जाते हैं तो उसको एंडोप्लाज्मिक यानी कि खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोल देते हैं। और अगर राइबोसोम्स आके इसके ऊपर नहीं चिपकते तो उसको हम चिकना बोल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया कि यहाँ पे क्या करता है, डाइजेशन का काम करता है। सेल के अंदर पाचन क्रिया भी होती है, ठीक है, जिसको लाइसोसोम्स परफॉर्म करते हैं। उसके बाद में पैकिंग और ट्रांसपोर्ट का काम भी हो रहा है। उसके बाद में ये जो अब आते हैं हम क्या, वैक्यूल्स के ऊपर। वैक्यूल्स में क्या होता है कि आपकी सीधी सी बात है, जब इतनी चीजें हो रही है ना आपकी सेल के अंदर, तो ये क्या करेंगे, ये स्टोरेज का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, एक स्टोर का। सीधी सी बात है, जब इतनी चीजें बन रही हैं, इतना कुछ हो रहा है सेल के अंदर, तो अपने को एक स्टोर भी तो चाहिए होगा जो इन सब चीजों को संभाल के रख सके। प्रोटीन बन रहा है, वो उसको स्टोर करने का काम भी तो करना चाहिए। इसने तो बना दिया प्रोटीन, इसने बना दिया। राइबोसोम्स ने क्या कर दिया, बना दिया। इसने उनको पैक कर दिया। अब सीधी जायज की बात है कि जितना इसने पैक किया वो सारा का सारा तो यूज हो नहीं रहा होगा, सारा का सारा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो जब वो जो बच जा रहा है वो कहां पे आके स्टोर हो रहा है, वो स्टोर हो रहा है आपके यहां पे आके वैक्यूल्स में। तो वैक्यूल्स का काम क्या है, आपकी कोशिका के अंदर स्टोर का। ये क्या करती है, स्टोर करके रखती है। बस ये हो गया आपका वैक्यूल्स। उसके बाद में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ दिया अभी तक, जहां से सारा हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सीधी सी बात है, इतना सारा सिस्टम सेल के अंदर हो रहा है, इतनी सारी चीजें इसके अंदर हो रही हैं, तो अपने को ताकत भी तो चाहिए, एनर्जी भी तो चाहिए ना। एनर्जी होगी तभी तो इतने सारे फंक्शन परफॉर्म होंगे, तभी तो इतना सारा काम कर पाएगी। तो वो एनर्जी कहां बनती है सेल के अंदर, वो बनती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी कि ये देखो यहां पे दिख रहा है ना आपको, कुछ ऐसा सा दिखता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। और आपके एनर्जी कहां पे बनती है, यानी कि जो ताकत है आपकी सेल को, वो कहां से मिलती है, वो मिलती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया से। यानी कि यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी आपने सब सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो एनर्जी सिस्टम में जब आएंगे तो और अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी याद रखो इसको एडिनो ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। और यही फॉर्म ऑफ एनर्जी आपकी जो बॉडी है वो यूज करती है। आपके शरीर को इसी फॉर्म में चाहिए होती है एनर्जी, ठीक है। तो वो कौन किस में बनती है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का आपका पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। यहां से पीटीआई के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई आपकी जो कोशिका है उसका पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बनती है, यहां पे एनर्जी बनती है। किसकी फॉर्म में बनती है, आपकी एटीपी की फॉर्म में बनती है, ठीक है। तो ये थे आपके सेल के अंदर जो अलग अलग हिस्से थे, उनके अलग अलग नाम और उनके अलग अलग काम। मैं फिर से बता देता हूं, एक बार मैं रिवाइज कर लेते हैं सारा कुछ जो अभी तक अपन ने पढ़ा, इतना सारा। देखिए मैंने बताया था कि ये आपका सेल का डायग्राम है। जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखोगे तो आपके अलग अलग हिस्से आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले हमने किसकी बात करी थी, सबसे पहले हमने बात करी कि एक बीच में ये केंद्रक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये आपकी सेल को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे आपका दिमाग आपके शरीर को कंट्रोल करता है, वैसे ही आपकी कोशिका को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आपका केंद्रक यानी कि आपका न्यूक्लियस। उसके बाद मैंने बताया कि यहाँ पे एक ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, ये वाला,
ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाया मैंने, इसको क्या बोला जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम मैंने क्या बताया आपको, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रफ, एक होता है आपका स्मूथ, यानी कि आपका खुरदरा और चिकना। फिर मैंने आपको एक चीज बताई कि इसके अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। उस न्यूक्लियोलस से क्या होता है कि आपके राइबोसोम्स निकलते हैं। वो राइबोसोम्स निकल के आ गए, अगर इसके ऊपर चिपक गए, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे आ गए, आके अगर वो चिपक गए तो उनको क्या बोल दिया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और ये राइबोसोम्स निकल के अगर जिस एंडोप्लाज्मिक के ऊपर आके नहीं चिपकते, उसको हम चिकना एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने बात करी थी राइबोसोम्स की, कि राइबोसोम्स निकल के आए। ये राइबोसोम्स का काम क्या है? राइबोसोम्स का काम है आपकी प्रोटीन को बनाना। अब वो प्रोटीन बनने के बाद कहाँ चली जाती है? आपकी गोल्गी बॉडीज में, यानी कि आपके गोल्जी काय में चली जाती है। गोल्जी काय का काम क्या है? गोल्जी काय का काम है उनको पैक करना, पैकिंग का, और उनको भेजने का, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का। ये काम कौन करता है? आपका गोल्जी काय। उसके बाद में ये पैक तो हो गई, जितनी जरूरत थी, जहां पे जरूरत थी वहां पे इसने भेज दिया, लेकिन जो बच गए पैकिंग, वो कहां पे आके स्टोर हो जाती हैं? आपकी वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स का काम क्या था? स्टोर का। यहां पे वैक्यूल्स में आके क्या हो गई? वो स्टोर हो गई। ठीक है, उसके बाद में मैंने बताया आपका एक होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या काम करता है आपकी कोशिका के अंदर? सेल मेम्ब्रेन यानी कि आपकी कोशिका झिल्ली, उसका काम क्या है? एक चौकीदार के जैसा काम है। वो क्या करेगी? एक सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि जिन चीजों की सेल को जरूरत है उन्हीं को वो अंदर जाने देगी, और जिन चीजों की सेल को जरूरत नहीं है उन्हीं को वो बाहर जाने देगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज अंदर आ रही है और कोई भी चीज बाहर जा रही है। तो इस चीज को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद मैंने बताया कि एक जेल जैसा सब्सटेंस होता है, जेल के जैसा एक पूरा होता है, ये पूरे में भरी होती है जेल के जैसी, उसको हम कोशिका द्रव्य यानी कि आपका साइटोप्लाज्म कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसके अंदर आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। उसको पावर हाउस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सेल में एनर्जी बनाने का काम जो करता है वो कौन करता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको पावर हाउस कहा जाता है। किस फॉर्म में एनर्जी बनाता है? एटीपी की फॉर्म में, यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इतनी सी बात करी हमने। ये था आपका सेल का यानी कि कोशिका का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। अब इसके अंदर मैं बता देता हूं कि इंपॉर्टेंट भी क्या है, सबसे जरूरी क्या आपके लिए? सबसे जरूरी है इसके अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पावर हाउस कौन सा होता है। उसके बाद में है आपका लाइसोसोम, यानी कि यहां से भी सीधा पूछ लिया जाता है कि सुसाइडल बैग्स या आत्महत्या वाले किनको कहा जाता है, या आपके सेल में पाचन क्रिया का काम कौन करता है? वो आपके लाइसोसोम करते हैं, तो ये भी सीधा पूछ लिया जाता है। उसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम का भी पूछ लिया जाता है कि आपके सेल में प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो वो आपका राइबोसोम करता है। ठीक है, उसके बाद में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है आपसे कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक चौकीदार का काम कर रहा है, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ने बताया, जैसा कि मैंने अभी। उसके बाद में मैंने कोशिका द्रव्य बताया था। इससे भी पूछ लिया जाता है कि एक जो जेल के जैसा आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, तो वो हो गया आपका कोशिका द्रव्य। और एक आपका वैक्यूल्स हो जाता है। इससे भी पूछ सकते हैं कि भाई आपके सेल के अंदर या आपकी कोशिका के अंदर स्टोर करने का काम कौन करता है? तो वो आपके वैक्यूल्स करते हैं। इतनी सी बात थी। यहां से कोई क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ के तो नहीं आओगे ना, बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया मैंने। और फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया हो कुछ तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होता है। ये तो किसका कराया मैंने? एनिमल सेल का। ये डायग्राम किसका था? एनिमल सेल का। लेकिन एनिमल सेल में और प्लांट सेल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है? थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब उस फर्क की बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपको समझ में, ये दिख गया ना आपको? एनिमल सेल कुछ ऐसी होती है, ये याद रख लेना। अब आगे चलते हैं, प्लांट सेल के ऊपर देखते हैं कि फर्क क्या होता है। देखिए, ये है आपकी प्लांट सेल का डायग्राम, वो थी आपकी एनिमल सेल। अब इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, दो बेसिक से दो मेन जो आपके फर्क होते हैं या डिफरेंस होते हैं, वो क्या होता है कि उसके अंदर क्या था? सेल मेम्ब्रेन था। सेल मेम्ब्रेन तो इसके अंदर भी है, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन था, यानी कि आपकी कोशिका झिल्ली थी, उसके अंदर थी, इसके अंदर भी है कोशिका झिल्ली। ये देखो, ये वाली है कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे ना प्लांट सेल में, तो कोशिका के झिल्ली के बाहर भी एक आपको कवरिंग दिखेगी, एक आपको कवर दिखेगा।
कोशिका झिल्ली के बाहर भी यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी आपको एक कवर दिखेगा। इस कवर को क्या बोला जाता है? आपका सेल वॉल। क्या बोला जाता है? सेल वॉल। ये सेल वॉल वहां पे था क्या प्लांट सेल में? नहीं था, सीधा सेल मेम्ब्रेन था बाहर वाला, उसके अंदर सेल वॉल नहीं था। तो एक डिफरेंस, एक फर्क ये भी हो गया कि जो एनिमल सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होता है, और प्लांट सेल में क्या होता है? सेल वॉल होता है। ठीक है, अब इस सेल वॉल का काम क्या है? इसका काम कुछ नहीं है, इसका काम इसकी रक्षा करना है, प्रोटेक्शन करना है। प्लांट सेल में सेल वॉल का काम क्या है? इसकी प्रोटेक्शन करना। सेल मेम्ब्रेन के कोशिका झिल्ली के बाहर की एक कवरिंग है एक और जो होती है आपके प्लांट सेल में, जिसको सेल वॉल बोला जाता है। एक फर्क तो आपका ये हो गया। अब दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क है, मैंने वहां पे आपको दो चीजें बताई थी कि एक होता है आपका केंद्रक यानी कि आपका न्यूक्लियस, एक होता है आपके वैक्यूल्स जिसका काम क्या होता है? स्टोर का काम होता है। और केंद्रक का काम क्या होता है? पूरी सेल को कंट्रोल करना। तो देखिए अब यहां पे आप देखोगे ना तो ये वैक्यूल्स हैं, ये वाला जितना आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये क्या है? आपका एक वैक्यूल है। वहां पे एनिमल सेल में देखा होगा कि जो न्यूक्लियस था आपका, जो केंद्रक था, वो कहां था? आपके बीच में था। लेकिन इसमें आप देखो कि एक साइड में है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो आप वैक्यूल का साइज वहां पे क्या था? एनिमल सेल में छोटा था बहुत। यहां पे क्या है? आपके वैक्यूल का साइज क्या है? बड़ा हो गया। तो इसके साइज बड़ा होने के कारण क्या होता है कि ये इसको, जो आपका केंद्रक है या न्यूक्लियस है, उसको इस तरफ ढकेल देता है। बस यही फर्क, यही दो मेन फर्क होते हैं आपके किसमें? एनिमल सेल में और आपकी प्लांट सेल में। ठीक है, उसके बाद एक और चीज बात कर दी जाती है, एक कभी कभी हम बोल देते हैं, एक होते हैं आपके मल्टी न्यूक्लियर सेल। ठीक है, एक होते हैं आपके मल्टी सेलुलर और एक होते हैं आपके क्या? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर और आके एक होते हैं आपके यूनिसेलुलर। जो मल्टी सेलुलर होते हैं ना, वो एक से ज्यादा कोशिकाओं से बनते हैं, और जो यूनिसेलुलर होते हैं वो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। यूनिसेलुलर का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपका बैक्टीरिया हो गया, आपका यीस्ट हो गया, ये सारी क्या है? ये सिर्फ एक ही कोशिका से मिलके बनते हैं, यानी कि एक ही कोशिका जो है वो सारा काम करती है उनके अंदर। और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यानी कि जो एक से ज्यादा कोशिका से बने हैं। इसका एग्जाम्पल अगर लूँ तो हो गया अपना मानव शरीर। मानव शरीर ले सकते हैं इसका एग्जाम्पल, क्योंकि हमारे अंदर एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती हैं और एक से ज़्यादा सेल हमारे अंदर, एक से ज़्यादा कोशिकाएं काम करती हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब बहुत सारी कोशिकाएं ये सब आता है, ये सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके आप हमारे वो 3 वीडियोज़ देखिए, तभी आपको ये आगे का सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आज हमने किसका टॉपिक कंप्लीट कर लिया? अपना सेल का, यानी कि अपना कोशिका का सारा जितना भी कुछ था सेल के अंदर, वो सारा हमने आज इस वीडियो के अंदर अपना कवर कर लिया है। ठीक है, अब सेल की पढ़ाई को क्या बोला जाता है? यानी कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, इट इज नोन एज साइटोलॉजी, उसको साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ हमारा जो कोशिका था उसका हमारा पूरा होता है। अगले वीडियो में कोई और टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, और अगर बाकी वीडियोज आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।